नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हम भारत के इतिहास का समग्र अर्थात संपूर्ण अध्ययन की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम लगातार जो है वह भारत के इतिहास की एक एक बारीकी देखना चाह रहे हैं। और आपको पता होगा, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने पाषाण काल और उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में वैदिक सभ्यता और उसके बाद में महाजनपद काल और उसके बाद में मौर्य काल की एक एक बारीकी से चर्चा की है और सारी की सारी पूरी डिटेल से चर्चा की है। और इस चर्चाओं के अंतर्गत हमने कंपटीशन के लिहाज से, चाहे वो छोटे से छोटा कंपटीशन हो या इवन यूपीएससी तक का एग्जाम क्यों ना हो, आरएस तक का एग्जाम क्यों ना हो, सारी हमने कंपटीशन के लिहाज से बारीकी से चर्चा की है। और चर्चा करते करते हम पहुंचे हैं अशोक वर्धन तक, सम्राट अशोक तक। यानी ये डिटेल बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि आप पहली बार इस वीडियो पर हैं तो आप पूर्व वाली सीरीज देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सम्राट अशोक वर्धन की हम चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में इनके शिलालेखों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने स्पेशली इनके वृहद और लघु शिलालेख की चर्चा की थी। ठीक है, वृहद और लघु शिलालेखों के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा की थी। और ये वाला जो टॉपिक है आपको पता होगा, और नहीं पता हो तो पता कर लीजिएगा। ये टॉपिक मतलब फाइनली एग्जाम में छप गया है और इसको पढ़ाने से पहले लोग थोड़ा सा कतराते भी हैं, लेकिन हम यहाँ की एक एक बारीकी देखेंगे। आज हम बात कर लेते हैं अशोक के स्तंभ लेख। यहां से भी काफी महत्वपूर्ण कंटेंट्स आपके एग्जाम में आते रहते हैं। स्तंभ लेख यानी पिलर एडिक्ट। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं सप्त वृहद स्तंभ यानी 7 बड़े स्तंभ लेख, जो कुल 6 हैं। मैं इसलिए तो कह रहा था कि अगर आपने पूर्व वाला वीडियो नहीं देखा तो यहां समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कुल 7 वृहद स्तंभ हैं, ठीक है, जो कुल 6 स्थानों पर है। वहां पर हमने चर्चा की थी कि 14 वृहद शिलालेख जो कुल 8 स्थानों पर है, यानी 14 लेख एक स्तंभ के ऊपर। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक स्तंभ के ऊपर, ये मान लो एक स्तंभ है, उस पर 7 लेख हैं। मैंने इतना समझाने के बावजूद भी लोग नीचे कमेंट पे ये लिख रहे हैं कि सर उस लेख में तो ये लिखा हुआ है, उस स्थान पे ये है। मतलब 6 स्थानों पर 7 लेख एक जैसे हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये है सप्त वृहद स्तंभ लेख। ठीक है, जो 6 जगह पर हैं, 6 स्तंभों पर हैं, 6 स्तंभों पर 7 लेख। 6 स्तंभों पर 7 लेख, यानी प्रत्येक स्तंभ पर 7-7 लेख, इसलिए इसको कहते हैं सप्त वृहद स्तंभ। और ये 7-7 लेख सब एक जैसे हैं। ठीक है, अब ये 6 स्तंभ कौन कौन से हैं जरा देखिएगा ध्यान से। पहला है, वह है दिल्ली टोपरा। वैसे ये चीजें कोई पढ़ाता भी नहीं आसानी से,
और एग्जामिनेशन बोर्ड को भी पता है कि यहां से जंप मारेंगे आप लोग। दिल्ली टोपरा, इसको दिल्ली टोपरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पहले हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर था। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में। ध्यान से देखना, बारीकी से देखना। दिल्ली टोपरा यानी पहले हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर था। वहां से इसे उखाड़ कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, इसलिए इसको संयुक्त रूप से कहा जाता है दिल्ली टोपरा। ठीक है, जहां तक बात है, अब सवाल एक नए तरीके से बनेगा। इसके ऊपर आकृति कोई नहीं है। पहले मैंने बताया था शिलालेखों में कि एक और शिलालेख दिए जाएंगे, दूसरी ओर लोकेशन दी जाएगी, आपको आपस में मिलाना होगा। लेकिन अब तीसरे तरीके का सवाल बनेगा कि एक और शिलालेख दिए जाएंगे, दूसरी ओर उसके ऊपर आकृति पूछी जाएगी। दिल्ली टोपरा जो पहले हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पे था, वर्तमान में इसे दिल्ली लाया गया और वो लाने का काम किया फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरा है दिल्ली मेरठ। इसमें भी आप समझ चुके होंगे कि क्या झोल है। पहले यह यूपी के मेरठ में था, लेकिन वर्तमान में इसको दिल्ली लाया गया और ये काम भी फिरोज शाह तुगलक ने किया। इस पर भी कोई आकृति नहीं है। तीसरा है प्रयाग स्तंभ। समझने का प्रयास करना। यह पहले कौशाम्बी में था, कौशाम्बी यूपी के अंदर, और बाद में अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में योगी जी की सरकार ने प्रयागराज नाम दे दिया है, लाया गया अकबर द्वारा। यानी इलाहाबाद और कौशाम्बी दोनों यूपी में ही है। इस पर भी कोई आकृति नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है लोरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट है लोरिया अरेराज। नेक्स्ट है रमपुरवा। ये 6 स्तंभ हैं। ये तीनों मैंने साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि तीनों वर्तमान में और प्रारंभ में चंपारण बिहार में है। इनको किसी ने कहीं से नहीं उखाड़ा। लोरिया नंदनगढ़ पर जो है वह एक गरुड़ की आकृति है जो नष्ट हो चुकी है। लोरिया अरेराज पर और रमपुरवा पर एक सिंगल शेर है। अब आप जैसे जो कंफ्यूज पहले से है, पुस्तकों से भी पढ़ाने वालों से भी, वो ये कहेंगे कि सर रमपुरवा पे तो हमने पढ़ा है कि बैल हैं, वृषभ हैं। तो मैं आपको बता दूं, रमपुरवा में 2 स्तंभ हैं। एक वृहद स्तंभ जिस पर सिंगल शेर है, और एक है लघु स्तंभ जिस पर वृषभ अर्थात बैल हैं, जो कुछ देर बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये है सप्तवृहद स्तंभ, जो 6 स्तंभ हैं जिस पर 7 लेख हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सप्तवृहद स्तंभ। ठीक है, एक बार चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अति महत्वपूर्ण है ये स्तंभ। ठीक है, अब कुछ और चर्चा करना चाह रहा हूं इन स्तंभों पर। इसमें से जो प्रयाग स्तंभ है, मैं फिर कह रहा हूं, अपन कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, और घूमने जाते हैं और वहां पर अपन अपना भी नाम लिख के आ जाते हैं, जैसे किलो में आपने अक्सर देखा होगा।
तो इस स्तंभ पर, प्रयाग वाले स्तंभ पर अशोक के 7 लेख हैं, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा हूं। कहीं खाली स्थान देखकर आपके जैसों ने और लिख लिया तो उसके भी लेख हो गए। ऐसे ऐसे करके इस अकेले स्तंभ पर और भी लोगों के लेख हैं। यानी ये प्रयाग स्तंभ जो है वह बहुत सारे शासकों की जानकारी देता है। जैसे मैंने कल जूनागढ़ शिलालेख के बारे में बताया था, जूनागढ़ पर 3 लोगों के लेख हैं, अशोक के, उसके बाद रुद्रदामन के और उसके बाद स्कंदगुप्त के। तो इस प्रयाग स्तंभ पर, जिस पर कोई भी आकृति नहीं है, पहले ये कौशाम्बी में था, इसको अकबर द्वारा इलाहाबाद किले अर्थात प्रयागराज किले में लाया गया। इस स्तंभ पर किन किन लोगों के लेख हैं, किन किन शासकों के लेख हैं, जरा वो देखिएगा। बनवाया सबसे पहले किसने? अशोक ने। तो स्वाभाविक सी बात है, इस पर सबसे पहला लेख किसका होगा? अशोक का। अशोक के 7 लेख है इस पे, क्योंकि सप्तवृहद स्तंभ है। उसके बाद कुछ स्पेस देखकर अशोक की रानी ने, कारुवाकी ने भी लेख लिखवाया, इसलिए उसे रानी का लेख भी कहा जाता है, कारुवाकी द्वारा। यानी एक स्तंभ और लेख उस पर अनेक, यानी एक स्तंभ और जानकारियां अनेक समय की, अनेक प्रकार की। देखिए, जब तक अशोक ने और रानी ने लिखवाया था तो ये आपको भी पता है कि दोनों पति पत्नी हैं, और आउटलाइन में मैंने बताया भी था। यानी एक ही समय में ये लिखे गए हैं, ये दोनों ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है। उसके बाद में इस पर एक और लेख लिखाया गया, और वो था सम्राट समुद्रगुप्त के महासांध्य विग्रह हरिशेन द्वारा। हम आगे बात करेंगे गुप्त काल में। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति मेरे फ्रेंड्स कोई अलग से नहीं है, अशोक का ही जो प्रयाग स्तंभ जो कौशाम्बी में लिखवाया गया था, जिसको अकबर ने उखाड़कर इलाहाबाद किले में लाया, उसी प्रयाग स्तंभ को ही प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं समुद्रगुप्त की। और गुप्त काल में उस समय संस्कृत चलती थी, यानी ये संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है। उसके बाद में इसको इलाहाबाद लाया गया, यानी कौशाम्बी से इलाहाबाद अकबर द्वारा लाया गया। यानी ये तीनों लेख जब तक थे तब तक ये स्तंभ कहाँ था? कौशाम्बी में। उसके बाद इलाहाबाद लाया, तो इस पर चौथा लेख जो है वह अकबर का लेख है। और अकबर का एक बेटा था सलीम, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम खान। वह सलीम जो है इसी इलाहाबाद किले में महरुनिसा के साथ बैठकर दारू पीता था, अय्यासिया करता था। यानी इस पे दारू पीने वाली बातें भी, जहांगीर का लेख भी है। यानी ये शिलालेख एक है प्रयाग स्तंभ, और इस पर लेख 5 शासकों के हैं, 5 अलग अलग कालक्रम के हैं। ठीक है। और ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है। कई बार सीधा सवाल देते हैं कि प्रयाग स्तंभ का संबंध या प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है या किस शासक से नहीं है। तो शासकों में अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर। और इस पर टोटल लेख हैं 5 लोगों के, अशोक का, रानी का, अशोक की रानी का, समुद्रगुप्त का, अकबर का और जहांगीर का। अकबर और जहांगीर के समय ये लिखा गया था चंपू साहित्य में। चंपू होता है आधा गद्य और आधा पद्य, यानी लेख एक और जानकारियां जो है मिलती हैं वह 5 लोगों की, 5 अलग अलग कालक्रमों की। ठीक है। और एक चीज नोट करने वाली है यहाँ पर,
अशोक के सारे शिलालेख, यहां लिख लेता हूं, अशोक के सारे लेख धर्म से संबंधित है। और आप जानते हो कि रानी जो है कारुबाकी अशोक की ही थी। रानी का लेख एकमात्र आर्थिक शिलालेख है। कैसे? क्योंकि इस लेख में रानी ने जो दान दिया था, धर्मदान, और जो निर्माण करवाए थे उसका उल्लेख है। यानी अशोक कालीन एकमात्र आर्थिक शिलालेख पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा रानी का लेख। ठीक है, तो ये थे अशोक कालीन वृहद स्तंभ लेख। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अशोक कालीन लघु शिलालेख, लघु स्तंभों की। अंट शंट पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन बहुत कुछ छोड़ना भी नहीं है। और अशोक बहुत परेशान करता है एग्जामिनेशन हॉल में। बात कर लेते हैं लघु स्तंभ की, यानी छोटे स्तंभ। छोटे स्तंभों में सबसे पहले, वैसे महत्वपूर्ण ही बात करूंगा, वैसे 54 है टोटल। एक है निगलीवा या निगाली सागर, एक है रुमिंदई, एक है संकीशा, एक है सांची, एक है सारनाथ, और एक है रमपुरवा। देखिए रमपुरवा में बड़ा भी था और ये छोटा है। निगलीवा या निगाली सागर बिहार में, रोमिंदेई नेपाल और बिहार सीमा पर, संकीसा जो है वह यूपी, सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश और रमपुरवा बिहार। देखिए संकीसा पर हाथी बना हुआ है। सांची में 4 शेर हैं, सारनाथ में भी 4 शेर हैं, और रमपुरवा में बैल हैं अर्थात वृषभ हैं, जिसे सांड कहा जाता है। ठीक है, और निगलीवा पर जो है वह है मयूर, और रुमिंदेई पर कोई भी नहीं है। एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए लघु स्तंभों में जब भी बात आती है तो लघु और वृहद स्तंभों को मिक्स करके आकृतियां मिलान करने को बोलते हैं। ध्यान देना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आई है। आपकी नजर में जो भारत का राजकीय चिन्ह है 4 शेर वाला सारनाथ, उस पर 4 शेर है आपकी नजर में, लेकिन ऐसा नहीं है। सांची में भी एक लघु स्तंभ है जिसके ऊपर 4 शेर है। तो सिर्फ सारनाथ का 4 शेर नहीं है, सांची में भी 4 शेर है। ठीक है, और सांची वाला हमारा नेशनल एम्बलम नहीं है, सारनाथ वाला नेशनल एम्बलम है। और ये सारनाथ जो है वह वाराणसी के निकट पड़ता है। ये उस जगह पर है जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी सांसद हैं। ठीक है, तो दोस्तों सारनाथ और अन्य स्तंभों के स्ट्रक्चर की चर्चा, यानी उनके निर्माण की चर्चा, स्थापत्य की चर्चा मैं अलग से करूंगा, और वह मौर्यकालीन कला का एक महत्वपूर्ण भाग है, और हम कला को इग्नोर भी करते हैं।
और यहाँ से तो काफ़ी खींच खींच के सवाल दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। मैंने क्या कहा, मेरा ये सोचना है कि जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। मेरा सोचना है जहां हमें हार्ड लगे स्लोली पढ़ो, और जहां अच्छा लगे फास्ट से पढ़ो। लेकिन आप लोग करते हैं उल्टा, जहां अच्छा लगता है वहां मजे लेके पढ़ते हैं, और जहां बुरा लगता है फटाक से जंप मार देते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे लेवल से एक एक बारीकी खोद खोद के समझा रहा हूँ, ठीक है, और ज़्यादा लंबा नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा लंबा चला तो उल्टी होगी, और एक कॉम्पिटिटर के लिए अति चीज बहुत भयानक होती है, जो मैं नहीं चाहता। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर कर चुके हो तो शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर पसंद आया है ज़्यादा तो, कंफ्यूजन है तो कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक किए बिना मत जाना। फीडबैक ज़रूर दीजिए, कोई भी यूट्यूबर हो, क्योंकि वही उसका असल इनाम होता है कि वो आगे चले या ना चले। ठीक है, नाउ थैंक यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।